15 जून 2020 शाम ढल रही थी और ऊंचाई थी लगभग 14,000 फीट। पेट्रोल पॉइंट 14 के पास दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। कर्नल संतोष बाबू सामने आए। उन्होंने शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा, तुम पीछे जाओ, हम भी पीछे जाएंगे। लेकिन सामने खड़े चाइनीज ऑफिसर की प्रतिक्रिया बिल्कुल बदल गई। उन्होंने कर्नल संतोष बाबू को धक्का दिया और यहाँ से सब कुछ बदल गया। और उसके बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। उस वक्त किसी को यह अंदाजा नहीं था कि बिना गोली चले यह रात भारत चीन सीमा की सबसे घातक झड़प बन जाएगी। यहीं से एक सवाल पैदा होता है, जब बंदूकें नहीं चली तो लोग मरे कैसे? 4 मई 2020 सुबह का समय, लेह सेक्टर। ऑर्डर्स आए, KM-120 पोस्ट मूव करना है। सभी बैरक्स का माहौल एकदम बदल गया। उन लोगों को लेह से KM-120 जाना था। बॉक्सेस पैक किए गए, सभी इक्विपमेंट लोड किए गए और व्हीकल्स को फ्यूल अप किया गया। KM-120 कोई फॉरवर्ड पोस्ट मतलब बॉर्डर के पास वाली पोस्ट नहीं थी। ये एक शोक रिवर के वेस्ट बैंक पर बनी हुई पोस्ट थी और एक मूवमेंट कंट्रोल पॉइंट था। मतलब यहाँ से सारी टीम्स होके जाती थी। सूबेदार साहू बाद में बताते हैं कि हमें पता था कि हम क्यों भेजे जा रहे हैं। चाइनीज ट्रूप्स पेट्रोल पॉइंट 14 के आगे बढ़ाए थे, उन्हें रोकना जरूरी था। 5 मई रात 1 बजे यूनिट KM-120 पहुंच चुकी थी। उसी दिन एक और घटना हुई। पैंगोंग सो के नॉर्थ बैंक पर 17 कुमाऊं बटालियन और चाइनीज ट्रूप्स के बीच वायलेंट क्लैश हुआ। दोनों तरफ गंभीर चोटें लगी थी। फर्क बस इतना था, इस बार टकराव और ज्यादा एग्रेसिव था। अब सवाल उठता है कि एक साथ कई जगह तनाव क्यों बढ़ रहा था। इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स को अगर हम देखें, जो लद्दाख वाला रीजन, उसमें 2 लाइन्स है। एक जॉनसन लाइन जो 1865 में बनी थी, उसमें अक्साई चीन पूरा भारत का हिस्सा है। चाइना ने कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद 1899 में मैकार्टी मैकडोनल्ड्स लाइन आई, जो कि अक्साई चीन को बीच में से काटती है। चाइना ने उसे भी कभी एक्सेप्ट नहीं किया। इस वजह से भारत ने जब 1947 में ब्रिटिश के मैप इनहेरिट किए तो जॉनसन लाइन को अपना माना और पूरा अक्साई चीन भारत का हिस्सा है। लेकिन चाइना कभी भी इस लाइन को और इस मैप को एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए मैप कागजों में अलग है और बाउंड्री रियलिस्टिकली अलग है। और जो लाइन अभी फॉलो हो रही है उसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब जो एक्चुअल है लेकिन फाइनल नहीं है। अब सवाल उठता है कि 2020 में ही ये सब एकदम से क्यों बदला। ये वाला पार्ट अक्साई चीन पार्ट है जो 1962 इंडो चाइना वॉर के दौरान चाइना ने अपने पास रखा हुआ है। तो ये वाला पार्ट है हमारा लद्दाख और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, और ये है अक्साई चीन। अक्साई चीन के आसपास में अगर हम देखें, काराकोरम रेंज के पास से शोक रिवर देखने को मिलती है और ये है गलवान। गलवान नदी और शोक दोनों मिलकर आगे चली जाती है। यहाँ गलवान वैली के पास ही पेट्रोल पॉइंट 14 है जहाँ पर हमला हुआ था। 2019 और 2020 के दौरान एक बड़ा बदलाव हुआ। भारत ने DSDBO रोड ऑपरेशनल किया। यह सड़क दरबुक से दौलत बेग ओल्डी DBO तक जाती है। पहली बार भारत हैवी इक्विपमेंट्स तेजी से फॉरवर्ड एरियाज मतलब बॉर्डर के पास ले जा सकता था। चीन के लिए यह एक रेड फ्लैग था क्योंकि उनकी G219 रोड अक्साई चीन से होकर गुजरती है। बदलता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना के लिए इस क्लैश का कारण बना। 6 जून 2020 चुनसुल के BPM हट में कॉर्प्स कमांडर लेवल मीटिंग हुई। स्टेटमेंट आया, डिसएंगेजमेंट एग्रीड। कागज पर सब शांत था, लेकिन ग्राउंड पर 7 जून के बाद चाइनीज ट्रूप्स मूव होने लगे। चाइनीज ट्रूप्स पेट्रोल पॉइंट 14 तक आ गए। हेलीपैड के पास टेंट लगा दिए। उन्हें कहा गया LEC से पीछे जाए। उन्होंने मना कर दिया। 15 जून की सुबह चाइनीज ने पेट्रोल पॉइंट 14 पर ऑब्जर्वेशनल पोस्ट बना लिया। ये सीधा प्रोवोकेशन था। कर्नल संतोष बाबू ने क्लियर ऑर्डर दिया, OP नहीं रह सकता, ये एनिमी एक्शन है। और यहीं से वो रात शुरू होती है जो इतिहास बदलने वाली थी। पेट्रोल पॉइंट 14 पर चाइनीज आर्मी ने जो OP बना दिया था वो सिर्फ एक टेंट या कोई स्ट्रक्चर नहीं था, वो सीधा चैलेंज था। वो इंडियन आर्मी की मूवमेंट पर नजर रखने का जरिया था। कर्नल संतोष बाबू 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर अब और इंतजार के मूड में बिल्कुल नहीं थे। पेट्रोलिंग बेस के ऑपरेशन रूम में उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर और जवानों को बुलाया। उन्होंने बिल्कुल सीधी बात कही, चाइनीज किसी भी हाल में OP मेंटेन नहीं कर सकते। टेंट लगा लेना एक बात है, पर OP बनाना दुश्मनी का काम है। ऑर्डर क्लियर था। KM-120 से रीइंफोर्समेंट भेजी गई। 75 जवान 7 व्हीकल में पेट्रोल पॉइंट 14 पहुंचे। ऑर्डर्स क्लियर थे, चाइनीज का ऑब्जर्वेशनल पोस्ट हटाना है। चाइनीज OP हटेगा और उन्हें पीछे धकेला जाएगा। इसमें कोई फायर आर्म अलाउड नहीं था क्योंकि नो फायर आर्म प्रोटोकॉल लागू थी, जो कि 1962 के युद्ध के बाद बनाई गई थी शांति बनाए रखने के लिए। लेकिन यही नियम आज गलवान में सबसे खतरनाक साबित होने वाला था। उसी वक्त KM-120 पर मौजूद सूबेदार SR साहू को मैसेज मिला,
75 ट्रूप्स पेट्रोल पॉइंट 14 भेजो। सूबेदार साहू के पास 81 जवान थे। 7 व्हीकल अरेंज किए गए। शाम 3:30 बजे 75 जवान पेट्रोल पॉइंट 14 के लिए रवाना हुए। जब रीइंफोर्समेंट पहुंचे, कर्नल संतोष बाबू खुद वहां मौजूद थे। उनके साथ थे कैप्टन सोइबा, कुछ यंग ऑफिसर्स और फ्रंट लाइन जवान। पूरे बेस में एक अजीब सी एनर्जी थी। सभी जवानों में जोश भरा हुआ था। कर्नल बाबू ने कहा, एक ग्रुप चाइनीज पोजीशन की तरफ जाएगा, उनके टेंट और ओपी तोड़ दिए जाएंगे और उन्हें पीछे धकेला जाएगा। सीओ फ्रंट से लीड कर रहे थे। कर्नल बाबू और उनकी टीम सीधा चाइनीज टेंट और ओपी की तरफ बढ़े। उनको देखते ही चाइनीज भी आगे आ गए। उनका लीडर था चेन होंगजून, पीएलए का कमांडिंग ऑफिसर। दोनों साइड्स बिल्कुल सामने। फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन हुआ। कर्नल बाबू ने वही लाइन दोहराई, तुम पीछे जाओ, हम भी पीछे जाएंगे। चाइनीज ऑफिसर का रिएक्शन बिल्कुल एग्रेसिव था। उन्होंने कर्नल बाबू को धक्का दिया और यहीं से सब बदल गया। पत्थर उठे, लाठियां चली, ऊंचाई का इस्तेमाल हुआ। कुछ ही मिनटों में स्थिति कंट्रोल से बाहर थी। नो फायर आर्म प्रोटोकॉल था, इसलिए यहाँ लड़ाई हाथों और पत्थरों से चल रही थी। पूरा एरिया छोटे छोटे ग्रुप्स में बिखर गया। कुछ मिनटों में भयंकर झड़प के बाद इंडियन जवान हैवी पड़े, चाइनीज पीछे हट गए। हवलदार धर्मवीर कहते हैं, हमने उनको पीछे धकेल दिया, वो भाग गए। इस अफरा तफरी में 6 चाइनीज सोल्जर बहुत बुरी तरह घायल हो गए। ये पीछे नहीं जा पाए। इंडियन जवानों ने उन्हें बिठा कर रखा। कर्नल बाबू जानते थे ये बहुत नाजुक सिचुएशन है। इन चाइनीज जवानों को स्ट्रेचर पर ही वापस भेजना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत ऑर्डर दिए, मेडिक्स बुलाओ, इन लोगों को फर्स्ट एड चाहिए। कर्नल बाबू चाहते थे घायल चाइनीज जवानों का इलाज हो। ये प्रोफेशनलिज्म और ह्यूमैनिटी दोनों का एग्जाम्पल था। इंडियन जवान चाइनीज घायलों को उठाकर गलवान नदी के किनारे पेट्रोल पॉइंट 14 ले आए और चाइनीज टेंट और ओपी तोड़ दिए गए। इस दौरान चाइनीज जवान ऊपर से पत्थर बरसा रहे थे। एक दीपक ने इंडियन और चाइनीज जवानों का ट्रीटमेंट शुरू किया। सबसे पहले सबसे ज्यादा घायल चाइनीज सोल्जर्स। सूबेदार साहू बताते हैं, दीपक चाइनीज सीओ को फर्स्ट एड दे रहा था। इंटरप्रेटर लगभग बेहोश था। कर्नल बाबू चाहते थे इंटरप्रेटर होश में आए ताकि बातचीत हो सके। चाइनीज सोल्जर ऊपर से देख रहे थे। दीपक उनके जवानों को बैंडेज कर रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है। फिर भी चाइनीज सोल्जर्स उन पर पत्थरों से अटैक करते रहे। सूरज डूबते ही अंधेरा छा गया। टेम्परेचर 0 के नीचे चला गया। कर्नल बाबू मेगाफोन से शांत रहने की अपील करते रहे, पर उन्हें पता था रात अब खतरनाक होने वाली है। कर्नल बाबू ने KM-120 से रीइंफोर्समेंट मांगा। 3 पंजाब बटालियन और आर्टिलरी यूनिट आने लगे। इंडियन फोर्स 400 से ज्यादा हो गई और तभी चाइनीज मेन फोर्स आ गई। गलवान नदी के जोरदार शोर के बीच अंधेरे में भी आवाज पहचानी जा सकती थी। सिर्फ सैनिकों की नहीं, हजारों पैरों की दौड़। पहाड़ियों के बीच तंग घाटी में ये आवाज और भी भयानक लग रही थी। सूबेदार साहू के शब्द, अंधेरा इतना गहरा था कि कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा था। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर चाइनीज जवान पहाड़ी के राइट फ्लैंक से हम पर टूट पड़े। ये वो चाइनीज जवान नहीं थे जो रोज पेट्रोल करते थे। ये अलग किस्म की यूनिट थी। उनके पास थे राइट गियर, हेलमेट्स, नुकीले तार से लिपटे हुए डंडे, कार्बन फाइबर शील्ड्स, LED स्टन लाइट्स। ये लाइट्स अंधेरे में अचानक चमकती, आंखों को अंधा कर देती और कुछ पल के लिए आदमी को चकाचौंध कर देती। चार्ज से पहले वो लाइट फ्लैश करते और फिर सीधा टूट पड़ते। ये एक स्टम्पेड जैसा था। उन्हें अपने आगे के जवानों की परवाह नहीं थी। हो सकता है उनके अपने लोग पैरों तले कुचल गए हों। इंडियन साइड पर 400 जवान और चाइनीज साइड पर 1200 से ज्यादा। दुश्मन गिनती में 3 गुना ज्यादा था। अब तक की झड़प सिर्फ शुरुआत थी। अब असली जंग शुरू हुई। बिल्कुल अंधेरे में भिड़ गए। कुछ इंडियन एडवांस पार्टी चाइनीज साइड की ओर अंदर तक पहुंच चुकी थी। फिर चाइनीज सोल्जर बीच में आ गए और इंडियन एडवांस पार्टी कट ऑफ हो गई। रात में बहुत भयंकर फाइट हुई और दोनों तरफ बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई। बहुत तेज ठंड, ऊंचाई और पानी, एनवायरनमेंट खुद दुश्मन बन चुका था। 15,000 फीट पर ऑक्सीजन सिर्फ 40% होती है। इतनी चोट के साथ जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। 200 मीटर तेज चलना भी सांस फुला देता है। और यहाँ लोग लड़ रहे थे, गिर रहे थे, नदी में बह रहे थे। इस फाइट में एक नाम गूंज रहा था, नायब सूबेदार नादूराम सोरेन। उनके चेहरे पर अचानक बैटन से वार हुआ। जवान बोले,
बेस वापस चलो। सोरेन बोले, आज जो होगा आज ही होगा, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। पीएलए ने मुझे मारा है, मैं भी मारे बिना वापस नहीं आऊंगा। उनकी आवाज दूसरे जवानों के लिए जुनून बन गई और फिर जोरदार लड़ाई हुई। रात 10:30 बजे सन्नाटा हो चुका था और फाइट भी रुक चुकी थी। चाइनीज पीछे हट गए, सिर्फ गलवान नदी का शोर और घायलों की करहा। जवान भीगे हुए ठंड में नदी के पास बैठ गए। अब मिशन एक ही था, कर्नल संतोष बाबू को ढूंढना। रात 12 बजे के बाद टॉर्च लाइट में कर्नल बाबू का शरीर मिला, सिर पर गहरी चोट। उन्हें तुरंत KM-120 भेजा गया। डॉक्टर ने कोशिश की, सांस आई, पर जब उन्हें बैठाया नाक से खून बहने लगा और उम्मीद टूट गई। कर्नल संतोष बाबू को दुर्बुक फील्ड हॉस्पिटल भेजा गया, वहां उन्हें वीरगति मिली। कुछ घायल जवान व्हीकल में KM-120 लाए गए। कई लोग गलवान नदी में गिर गए थे, पूरे भीगे बेहोश। उन्हें हीटिंग रूम में रखा गया। सूबेदार साहू कहते हैं कि अगर हीटिंग रूम रेडी ना होते हम उन्हें खो देते। गलवान का पानी इतना ठंडा है कि इंसान 2 सेकंड भी अंदर नहीं रह सकता। सुबह सर्च शुरू हुई। सुबह होने पर कई जवान अभी भी मिसिंग थे। कुछ बॉडीज पहाड़ियों पर और कुछ नदी के पास पाई गई। सर्च पार्टी ने पहाड़ी पर चाइनीज कैटापुल्ट सिस्टम देखा, जिससे पत्थर फेंके जा रहे थे। वही नायब सूबेदार सोरेन का शरीर मिला। सुबह सर्च के दौरान हवलदार धर्मवीर ने देखा, सूटकेस खुला था, कॉटन, टूटी हुई मेडिसिन बोतल्स फैली हुई थी और वहीं पर नायक दीपक का शरीर खून से लथपथ था, 7 किलोमीटर LOC के अंदर, जिसे डॉक्टर ने डेड ऑन अराइवल घोषित कर दिया। दीपक का खून फ्रेश था, मतलब उसे बाद में मारा गया, या तो चाइनीज ने उसे कैप्चर किया, अपने घायलों का इलाज कराया और फिर मार दिया। चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा सिर्फ 4 सोल्जर मरे, लेकिन इंडियन ऑब्जर्वेशन पोस्ट ने देखा हेलीकॉप्टर, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, कम से कम 36 चाइनीज सोल्जर स्ट्रेचर पर इवैक्यूएट किए गए थे। पीएलए के एक ब्रिगेडियर लेवल ऑफिसर ने प्राइवेट कन्वर्सेशन में माना 17 चाइनीज सोल्जर मरे हैं और उसके बाद बहुत इंजरी से भी। बंदूक नहीं चली, पर ये जंग थी, इसलिए इंडियन आर्मी ने शौर्य चक्र नहीं, कीर्ति चक्र नहीं, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड दिए। कर्नल संतोष बाबू महावीर चक्र, नायक दीपक सिंह वीर चक्र, नायब सूबेदार नादूराम सोरेन वीर चक्र, हवलदार के पालानी वीर चक्र, सिपाही गुरतेज सिंह वीर चक्र, कुल 16 सेना मेडल्स दिए गए। गलवान कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। इससे 3 चीजें बदली। बॉर्डर अब पीसफुल नहीं माना जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप और तेज करना चाहिए और किया भी। स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग अब बिल्कुल साफ थी। चाइना के खिलाफ एक अलग स्टांस की जरूरत थी। गलवान में बंदूक नहीं चली, लेकिन यह युद्ध था, एक ऐसा युद्ध जहां रूल्स, मैप्स और अजम्पशंस सब फेल हो गए। गलवान जून 2020 में शुरू नहीं हुआ, यह उस दिन शुरू हुआ जब सीमाएं आधी छोड़ी गई थी, और शायद इसलिए यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जय हिंद।